आज जो है वो एक तो ये हुआ कि एक बड़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो कि म्यूनिख में हो रही है, म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। और वहाँ पे कैमिला हैरिस जो हैं वो पहुँची हुई हैं। वहाँ पे डेविड कैमरॉन हैं, किंग अब्दुल्ला ऑफ जॉर्डन हैं। किंग अब्दुल्ला ऑफ जॉर्डन जो हैं वो फ्रांस में उनकी मुलाकात प्रेसिडेंट मैक्रोन से हुई है। यूरोप में इससे पहले वो वाशिंगटन में थे, उनकी प्रेसिडेंट बाइडेन से मुलाकात हुई थी 2 रोज़ पहले। और फिर यूरोप में है, वो भी म्यूनिख पहुंच रहे हैं। और वांग यी जो कि चाइना के वज़ीर ख़ारजा हैं वो भी पहुंच रहे हैं, सऊदी अरेबिया के वज़ीर ख़ारजा पहुंच रहे हैं। तो ये म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में ज़ेलेंस्की भी शायद पहुंचे हैं। सेक्रेटरी ब्लिंकन से भी मुलाकात है, यानी चाइना के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी सेक्रेटरी ब्लिंकन, अमेरिकन सेक्रेटरी स्टेट से भी मुलाकात है। तो बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं। और उसमें ज़ाहिर है कि किंग अब्दुल्ला वहाँ पहुँचे हैं, किंग अब्दुल्ला ऑफ जॉर्डन। तो वहाँ पर वो यकीनन मशरिक़ वस्ता के हवाले से बात होगी और ख़ास तौर पे गज़ा के हवाले से बात होगी। एक जो गैर मुल्की मीडिया है उसने एक सैटेलाइट पिक्चर्स आज शाये की हैं, जिसके ऊपर जो है एक उबहम है, पूरी एक हिजान भी है, उबहम भी पैदा हो गया है। और हिजान भी है कि ये क्या क्या वजह है कि जिसकी वजह से ये तेज़ी के साथ 5 फरवरी के बाद जो है वो जो रफ़ा का इलाका है, रफ़ा हम बात कर चुके हैं। रफ़ा एक गांव था, उसके बाद वो तकसीम हो गया था 2 हिस्सों में। तो रफ़ा का जो इलाका है जो कि जहाँ रफ़ा क्रॉसिंग है, और यानी गज़ा ख़त्म होता है तो ये फिर उसके बाद ये गज़ा का जो बिल्कुल जनूबी हिस्सा है वो रफ़ा है। और फिर उसके बाद जहाँ पे ये बफर जोन बना हुआ है ये भी रफ़ा का ही गांव था। और फिर उसके बाद वो मिस्र का हिस्सा शुरू हो जाता है, जिसको सिनाई या सीना कहते हैं। तो वहाँ पर अब ये जो दरमियान में जो बफर जोन बना हुआ है, ये जो बफर जोन है, ये यहाँ पर एक बहुत बड़ी दीवार तामीर हो रही है, जो उस दीवार की सैटेलाइट पिक्चर्स आज शाये हुई हैं, जो CNN भी दिखा रहा है और एसोसिएटेड प्रेस भी दिखा रहा है। और उसको जो है वो न्यूयॉर्क टाइम्स और रॉयटर्स और सारा दुनिया का मीडिया दिखा रहा है। सैटेलाइट पिक्चर्स हैं और वो सैटेलाइट इमेजेस जो हैं वो उतारी हैं कि पिछले चंद दिनों के दौरान ये दीवार तामीर हुई है। अच्छा, अब ये दीवार क्यों तामीर हुई है? क्योंकि ये तो जाहिर है कि रफ़ा में, अगर रफ़ा आखिरी जगह रह गई है पूरे गज़ा में, वहाँ कोई 12-13 लाख लोग जो ज़िंदा बच गए हैं, बच्चे, ज़ख्मी, औरतें, बच्चे, वो सारे वहाँ कोने में जमा हैं, बिल्कुल खान यूनिस से भी नीचे, बिल्कुल यहाँ पे आप समझ लें कि इस तरफ इजिप्शियन आर्मी है और सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, और यहाँ पर वो यहाँ पर रोका हुआ है। और यहाँ पर अब वो इसराइल कह रहा है कि हम यहाँ पे यहाँ पे यानी अटैक करेंगे। अटैक करने का मतलब ये है कि यहाँ पे कत्लेआम, आखिरी कत्लेआम, कितने ब्लड बाथ, बिल्कुल यहाँ पे कि जो बच्चे कुछ लोग यहाँ पे जिन्होंने अपने आप को बचाया हुआ है, और वहीं पर एक हॉस्पिटल है, वहीं पे जो डॉक्टर्स रह गए हैं, मतलब पूरे बाकी तो पूरी गज़ा की पट्टी में जो कुछ होना था हो चुका है। अच्छा, ये जो इलाका है सारा, ये आप इस तरह से समझें कि जो यानी 1967 की जो जंग हुई थी, जो कि 6 रोज़ा जंग थी 67 की, जिसमें शिकस्त हो गई थी अरबों को। तो उसके बाद ये हुआ था कि एक बहुत बड़ा इलाका जो है वो इजिप्ट के पास से निकल गया था, चला गया था इजिप्ट के पास से। तो 79 में जब 78 में स्टार्ट हुआ, लेकिन मुज़ाकरात शुरू हुए, लेकिन 79 में जब मुआहदा हुआ, इजिप्ट पहला मुल्क था जिसका इसराइल के साथ मुआहदा हुआ। और इजिप्ट का जो मुआहदा हुआ अनवर सादात और जिमी कार्टर और कैंप डेविड में और बेगन, तो मुआहदा हुआ, तो उसके नतीजे में ये हुआ कि दोनों को क्या मिला? एक तो इसराइल को तो ये मिला कि उनका जो जनूब था, जनूबी सरहद थी, वहाँ पर ये एक सबसे ज़्यादा ताकतवर अरब फौज वहाँ पर, यानी इजिप्ट की आर्मी वहाँ पे उनके साथ, मतलब है कि मुसलसल एक जंगें होती रहीं। तो 4-5 जंगें तो हो चुकी थी उस वक्त तक। तो वो उस मुआहदे के नतीजे में ये हुआ कि जी अब यहाँ पे एक पीस सेटलमेंट हुई। और मिस्र जो है वो पहला मुल्क बना उसके बाद जिसने डिप्लोमेटिक ताल्लुकात हुए। उसके बाद 5 और मुल्क भी आ गए, ठीक है ना, UAE हो गया, उसमें
जो है वो बहरीन हो गया, सूडान हो गया, बाकी मुल्क हैं वो जो हालिया बरसों में हुए मामलात होंगे, जॉर्डन के साथ हो गए मामलात। लेकिन इजिप्ट पहला मुल्क था 79 में। तो हुआ ये कि उसमें एक तो ये तय हो गया कि जी यहाँ पर ये डी मिलिट्री जोन है, ठीक है नहीं, यहाँ पे असला वगैरह फ़ौज यहाँ से हटा के और एक बीच में पट्टी बनी होगी जो कि सिक्योरिटी का इलाका होगा। फिर ये कि इसराइल को थोड़ा सुकून आया कि भाई यहाँ पे हमारे जनूब में अब कोई जंग नहीं होगी। तीसरा फिर उसके बाद ये हुआ कि जो इजिप्ट है उसने भी अपनी इकॉनमी के ऊपर तवज्जो दी। वहाँ पे जो भी इश्यूज़ वगैरह उस ज़माने में ज़ाहिर है कि और हालात थे, लेकिन यह है कि फिर उस पीस एग्रीमेंट के नतीजे में ये हुआ कि इजिप्ट को माली इमदाद, इजिप्ट को अमेरिका चूँकि दरमियान में ब्रोकर था, तो इसराइल और इजिप्ट को इस पैक्ट के बाद अलग से मदद दी जाने लगी। और अगर हम ये देखें, सिर्फ ये नक्शा देख लें तो उसमें हम ये फिगर्स दिखाएं तो जो है ये बहुत ज़्यादा हमें नज़र आता है। 1.3 बिलियन तकरीबन इजिप्ट को मिलते हैं सिर्फ इस माहदे के बाद से, और ये उस ट्रीटी के बाद, और 3.1 बिलियन जो है इसराइल को मिलते हैं वहाँ पे, क्योंकि दोनों मुल्कों को इस ट्रीटी, अमेरिका अगर ये ट्रीटी ख़त्म होती है जो कि इजिप्ट कह रहा है कि जी हम अच्छा इसमें इंतफादा हुई, इसमें लेबनान इन्वेजन हुई 80s के अंदर, इसमें बहुत कुछ हुआ, लेकिन ये मुआहदा अपनी जगह रहा हमेशा। इसराइल और मिस्र के ताल्लुकात दरमियान में 2011 में तो एक अटैक हुआ था वहाँ पे, अगर हम दिखा सकें वो उस ज़माने के अखबार हमारे पास हैं, तो एक अटैक हुआ वहाँ पे और उसमें इसराइल के फ़ौजी भी थे और दूसरे फ़ौज के लोग भी थे, मिस्र के भी, उन पे भी अटैक हुआ, बहुत कुछ हुआ। लेकिन इशू ये है कि ये मुआहदा सर्वाइव करता गया, ये मुआहदा कभी ख़त्म नहीं हुआ। अच्छा, ये मुआहदा जब साइन हुआ था तो आप देखेंगे इस तरह से दुनिया भर में इसको, ये उस ज़माने के अखबार हैं, ये मिस्र और ठीक है, इजिप्ट एंड इसराइल साइन फॉर्मल ट्रीटी एंडिंग ए स्टेट ऑफ वॉर आफ्टर 30 ईयर्स, सादात एंड बिगन प्रेस कार्टर्स रोल, और ये सारा सब कुछ हुआ। लेकिन हुआ ये कि उसके नतीजे में फिर एड भी शुरू हुई, मतलब इजिप्ट जो है उसको एक मदद भी मिलना शुरू हुई। और अगर हम चार्ट्स वगैरह देखें तो उसमें हमें जो ऊपर के मुल्क हैं जिनको ज़्यादा मदद मिलती है मशरिक़ वस्ती में, उसमें इजिप्ट भी है। तो इजिप्ट के लिए ये कहना कि भाई अगर आप रफ़ा की तरफ गए तो हम जो हैं वो अब आप बाकी मुल्क देखें तो बहुत थोड़े आपको उसमें नज़र आएंगे, जो बड़े मुल्क हैं आपको उसमें आपको इजिप्ट नज़र आएगा। अच्छा, अब इसमें इशू ये सारा कि जो अगर इजिप्ट ये बात कह रहा है कि आपने रफ़ा के ऊपर ऑपरेशन किया तो ये मुआहदा ख़तरे में पड़ जाएगा, इसका मतलब है कि इजिप्ट इसको बहुत सीरियस ले रहा है कि रफ़ा के अंदर कत्लेआम का मकसद ये है कि आपने बिल्कुल मिस्र की सरहद के ऊपर आपने कत्लेआम किया, ठीक है, और ये आपने इंप्रेशन दिया कि जी हमने यहाँ पर जो है वो अपनी सरहद नहीं खोली, आप चाहते हैं कि वहाँ से हज़ारों लोग, जबकि हम ये बात करते, हमारा मुआहदा इस शर्त पे हुआ था कि आपने 2 रियासती सोल्यूशन के साथ दूसरी रियासत बनानी है। तो अगर ये ख़त्म होगा मुआहदा, फिर सारे मुआहदे ख़त्म हो जाएंगे, फिर सब ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब यह है कि प्रेसिडेंट तो ये बात तो कर रहे हैं वो मौसूफ नेतन्याहू, लेकिन अब दोबारा बात हुई है। वाइट हाउस का मैं एलामिया पढ़ रहा था, उन्होंने फिर दोबारा जो है वो वाइट हाउस का एलामिया जो है उसके मुताबिक फिर दोबारा बात हुई है उनकी, जो प्रेसिडेंट बाइडन की जो 13th स्लाइड है, वो बाइडन जो है वो उन्होंने बात की है नेतन्याहू से, और नेतन्याहू से उन्होंने फिर बात की है, और फिर बात उन्होंने करने के बाद उन्होंने कहा है कि ये जो होस्टेज के ऊपर भी बात की, होस्टेजेस पे और रिलीज ऑफ होस्टेजेस और फिर हमास, और ये सारी बात करते करते उन्होंने फिर उसके बाद ये भी बात की है कि रफ़ा के ऊपर जो है वो हमला ना किया जाए। रफ़ा का अब इसमें ज़िक्र दोबारा आया है, और अब इसको रुकवाना जो है ये देखें ना, मिलिट्री ऑपरेशन शुड नॉट प्रोसीड विदाउट अ क्रेडिबल एंड एग्जीक्यूटिबल प्लान फॉर इंश्योरिंग द सेफ्टी इन रफ़ा में अगर ऑपरेशन होता है, मज़ीद फ़ौज में दाखिल होती है, तो ये एक आप समझ लें कि जितना अभी तक कत्लेआम हुआ है इसको आप दुगने से भी ज़्यादा कर दें, मतलब ये फिर उसके बाद अजब सूरत हाल एक बन जाएगी। लेकिन वहाँ पर मसला ये है कि अच्छा, CIA के जो डायरेक्टर हैं वो भी तल अवीव में हैं, और FBI के डायरेक्टर भी तल अवीव में हैं, और CIA के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने वापस कायरो जाना है। अभी तक ये प्लान इसी तरह से चल रहा है कि 1-2 दिन का ब्रेक आया बीच में, और उसी दौरान तैयब अर्दोगन कायरा होकर चले गए। ब्राज़ील के जो सदर हैं वो इजिप्ट में थे, तो वहाँ पर जो
इस दौरान वहाँ पर ये मुनासिब ही नहीं था कि ये जो शख्सियात हैं ये सारी वहाँ पे मौजूद हों। और ये जो लूला, उनके प्रेसिडेंट लूला जो ब्रिक्स के मेंबर भी हो गए हैं ना, अब तो ब्रिक्स के मेंबर भी हो गया है इजिप्ट। तो उसमें यह है कि अब वहाँ पर ब्राज़ील के सदर वहाँ गए, पहले तैयब एर्दोगन गए, तो इजिप्ट की बहुत इजिप्ट आगे है कई हवालों से। तो अब मसला ये है कि वो इसीलिए वहाँ पर ये मुज़ाकरात इन दिनों में ख़त्म हुए, लेकिन अब दोबारा शुरू होने, 3 दिन का ब्रेक था, तो मेरे ख्याल से कल फिर दोबारा सब जमा होंगे। कतर के जो वज़ीर आज़म हैं और उनके जो वली अहद हैं वो भी पहुँचेंगे। विलियम बर्न्स को भी वापस पहुँचना है। इजिप्शियन ऑफिशियल्स वेट कर रहे हैं वहाँ पे। शिन बेत और मोसाद के सरबराह को पहुँचना है और बात आगे चलानी है कि भाई यहाँ पर अब सीज़ फायर जो है वो एक ऐसी चीज़ हो गई है जिसके ऊपर किसी किस्म दुनिया को अब सीज़ फायर से कम जो है वो जंग बंदी। अब उसका नाम आप ह्यूमैनिटेरियन पॉज का दे दें, चलें ठीक है, लेकिन वो फिर लंबा होगा। वो ह्यूमैनिटेरियन पॉज जो है उसके बाद फिर वो एक लंबा प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जो कि अल्टीमेटली जिसने जाना 2 स्टेट सॉल्यूशन की तरफ ही है। अच्छा, अब मसला ये है, तो ये यहाँ पर एक आप समझें कि मामला तो रुके हुए हैं। जितनी देर वो रुके हुए हैं तो वो चूँकि रुके हुए थमे हुए हैं और वो अमेरिकन की गारंटी पे हैं, उसके साथ ही गारंटी रशिया और चाइना भी है। क्योंकि मैंने आपसे ये बात पहले भी मैं कह चुका हूँ कि इसमें 2 मुल्क ऐसे हैं जो कि गारंटर्स हैं। एक मुल्क रशिया है, इसमें खामोश गारंटर है, और एक इसमें टर्की खामोश गारंटर है इस पूरे प्लान के अंदर। ये प्लान जब एग्जीक्यूशन की स्टेज पे आएगा, अमेरिका तो उसको बना रहा है ना, लेकिन रशिया, चाइना, ये सब इसमें हैं, और सऊदी अरेबिया इसमें है, बाकी मुल्क हैं, ईरान है, पाकिस्तान, सब मुल्क। अब इसमें जो है देखना ये है कि ये जितनी इसमें ताख़ीर हो रही है उतना ही अब एक बेचैनी बढ़ रही है, क्योंकि जो 2 रियासती हल है वो कोई मामूली बात नहीं है कि फ़लस्तीनी रियासत के ऐलान की तरफ बढ़े। प्रेसिडेंट बाइडन के पास इसका कोई, आज देखें कंट्रोल डैमेज होगा। ये म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो है 2 साल हो गए यूक्रेन जंग को, और वहाँ पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो बात कर दी चंद रोज़ पहले कि हमें पैसे दो, वरना तो मैं, जो मुल्क पैसे नहीं देगा मैं पुतिन से कहूँगा कि उस मुल्क को पे हमला करें, उसको मारें पकड़ के। तो वो जो है वो वहाँ पर ये जो डैमेज कंट्रोल है उसके लिए वो पहुँचें, और यकीनन कैमला हैरिस का आना बड़ा अच्छा है। नायब सदर जो है वो निकले। मैं वाइस प्रेसिडेंट जो है अमेरिका की, अब तो टेन्योर ख़त्म हो रहा है, लेकिन हमें फ़ाल नज़र नहीं आई कैमला हैरिस। जिस तरह एक शुरू में ये कहा जा रहा था कि जी प्रेसिडेंट बाइडन, चूँकि उनकी ख़ास एज का मसला है, तो इससे पहले हमने डिक चेनी को देखा है, ख़ुद प्रेसिडेंट बाइडन को हमने बड़ा एक्टिव देखा है जब ये नायब सदर थे, लेकिन हमने ओबामा दौर में, लेकिन हमने कैमला हैरिस का कोई ख़ास किरदार नहीं देखा। बिल्कुल, मतलब कैमला हैरिस हमें कम नज़र है। कहीं पर भी उनको यानी इधर डिक चेनी या उससे पहले बहुत पावरफुल नायब सदूर रह के गए हैं, लेकिन कैमला हैरिस इस पूरे टेन्योर में उनका कोई रोल हमें नज़र नहीं आता। किसी जगह पर वो ठीक है, वो दौरे वौरे कर लेती हैं, कभी यूक्रेन चली गई, कभी साउथ ईस्ट एशिया आ गई, लेकिन एक होता है ना कि उनके कोई आवाज़ में कोई घन गरज हो, या उनका कोई फैसला साजी में हमें नज़र आए कि वो मौजूद हैं। जैसे सेक्रेटरी स्टेट देखें ना, हिलरी क्लिंटन पहले सेक्रेटरी स्टेट थी, या कॉन्डलीज़ा राइस थी पहले, तो बड़ी फ़ाल ख़वातीन रही हैं वहाँ की पॉलिटिक्स में, मैडलिन ऑलब्राइट थी। लेकिन कैमला हैरिस जो है वो क्यों लो प्रोफाइल रही है बहुत ज़्यादा, और क्यों कोई अपना इम्पैक्ट नहीं छोड़ सकी पूरे टेन्योर में, और क्या यही प्रेसिडेंट बाइडन के साथ होंगी अगली नायब सदर? ये एक मेरे ख्याल से ज़ाहिर है खुद ही तय करेंगे डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के कौन से उनके उम्मीदवार।